नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में हम पढ़ेंगे हिंदी की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित 17वां पाठ सांस सांस में बांस। इस पाठ को एलेक्स एम जॉर्ज ने लिखा है और जिसका हिंदी अनुवाद शशि सबलोग ने किया है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार सांस लेना हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जब हम सांस नहीं ले पाते हैं तो बहुत ही शीघ्र हमारा दम घुटने लगता है और जिससे किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो जिस प्रकार सांस हम सब के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है, उसी प्रकार संसार के और हमारे देश के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बांस उसी तरह से ज़रूरी है, क्योंकि बांस उन लोगों के जीवन यापन का एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और देश के यह भाग हैं उत्तर पूर्वी भाग, और उन भागों को आप जानते ही होंगे कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया यानी 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। और यह 7 प्रदेश कौन कौन से हैं? यह हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इस निबंध में लेखक मुख्य रूप से देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात कर रहे हैं। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का बहुत ही अधिक प्रचलन है। लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़े जादूगर थे चंगकी चंगलनबा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े करतब करके दिखाए थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्होंने लोगों से कहा कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। और जब लोगों ने उनकी मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी तो उसमें से बांस की टोकरियों के बहुत सारे डिज़ाइन निकले। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए नए डिज़ाइन और बनाए। लेखक बताते हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में बांस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिनमें से विशेष रूप से भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो 7 राज्य हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र भी किया था, वहाँ पर बांस बहुत अधिक मात्रा में उगता है। और इसीलिए वहाँ बांस की अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने का खूब रिवाज है, खूब परंपरा है। वहाँ के सभी समुदायों के जो लोग हैं, उनका भरण पोषण इसी यानी बांस की तरह तरह की चीज़ें बनाकर उनको बेचने से ही होता है। बांस के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए लेखक कहते हैं कि जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की थी, बांस की चीज़ें भी तभी से बन रही हैं और समय समय पर और आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। तो लेखक बताते हुए कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस समय से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने एक ऐसी डलियानुमा यानी जैसे कोई टोकरी होती है, उस तरह की कोई चीज़ बनाई होगी शायद। और यह भी हो सकता है कि जैसे बैया जो चिड़िया का घोंसला होता है, जो आपने देखा होगा कि बिल्कुल एक टोकरी के आकार जैसा होता है, वहाँ से इस डलियानुमा चीज़ की बुनावट की तरकीब लोगों के हाथ में लगी हो। बांस से आपको पता होगा बच्चों कि केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, और भी बहुत तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, जैसे चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावट का और बहुत तरह का सामान, जाल जो मछली पकड़ने के काम में लाया जाता है, मकान, पुल, खिलौने और न जाने क्या क्या चीज़ें। तो असम की बात बताते हुए लेखक कहते हैं कि असम में ऐसे ही एक जाल, जिसको जकाई कहते हैं,
और यह जाल मछली पकड़ने के लिए काम में लाया जाता है। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इस जकाई को पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। शंकु तो आपको पता ही है कि कैसी आकृति होती है। एक वैसी टोपी जो आप जन्मदिन पर पहनते हैं या किसी जोकर को आपने पहने हुए देखा होगा कि जिसका एक सिरा बहुत चौड़ा होता है और नीचे वह पतली होते 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 नुकीली हो जाती है। तो इसी प्रकार इस जाल की भी आकृति होती है कि यह एक शंकु के आकार का होता है और इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है और निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। बांस की खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां और टोकरियां भी बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा आसाम के जो चाय के बागान होते हैं वहाँ लोग उन्हें पहने जब चाय की पत्तियों को वे चुनते हैं तो उन टोकरियों में डालते रहते हैं। जुलाई से अक्टूबर का जो बहुत अधिक बारिश का समय होता है, बारिश के महीने होते हैं, यह 4 चौमासा भी इनको बोला जाता है। तो यह वह समय होता है जब बारिश के कारण और काम लोगों के पास नहीं होते हैं, बहुत सारा समय उनके पास खाली होता है और ऐसे समय में वहाँ के लोग आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं। यही समय उनके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। बांसों की कटाई के लिए यानी जिस बांस से तरह तरह की वस्तुएं बनानी है, उस बांस की कटाई के लिए वह लोग 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। यानी जिस बांस को उगे हुए 1 से 3 साल हो गए हैं, केवल उन्हीं बांसों को इन कामों के लिए वह लोग प्रयोग करते हैं। जो बांस 3 साल की उम्र से अधिक हो जाते हैं उन्हें बूढ़े बांस की संज्ञा दी गई है और उन बांसों का प्रयोग यानी जो बूढ़े बांस होते हैं उनका प्रयोग वह वस्तुएं बनाने के लिए क्यों नहीं करते, क्योंकि जो बूढ़े बांस होते हैं, जो 3 साल की उम्र से अधिक उम्र वाले बांस होते हैं, वह सख्त हो जाते हैं और जब उन्हें तोड़ा मरोड़ा जाता है तो वह जल्द ही टूट भी जाते हैं, उनमें लचीलापन नहीं होता है। तो इसलिए जो बांस 1 से 3 की उम्र वाले होते हैं उन्हीं बांसों का प्रयोग वस्तुएं बनाने के लिए लोग करते हैं। दाव नाम के औजार जिसकी चांद जैसी फाल चौड़ी फाल होती है, चाकू के आकार का यह औजार होता है। इससे छीलकर बांस की खपच्चियां तैयार की जाती हैं और कोई भी वस्तु बनाते समय खपच्चियों की लंबाई पहले ही तय कर ली जाती है। वह कैसे? एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आसन जैसी छोटी चीज़ बनाने के लिए, यदि आसन जैसी कोई छोटी चीज़ बनानी है तो बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। गठान यानी जैसे आप गन्ना जब आप चूसते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे हिस्से होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं जिसको गांठ बोला जाता है। तो इसी तरह से बांस में भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ गांठ होती हैं जिनको गठान भी कहा जाता है। तो जब आसन जैसी कोई छोटी चीज़ यदि बनाई जा रही है तो बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। लेकिन यदि टोकरी बनाई जा रही है तो उसको 2 या 3 या हो सकता है कि 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां भी काटी जाएं, या फिर यह निर्भर करेगा कि टोकरी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। यदि और अधिक बड़ी टोकरी बनानी है तो 4 से अधिक गठानों तक भी खपच्चियां काटी जा सकती हैं। जब कोई वस्तु तैयार की जा रही है बांस से और उसकी खपच्चियां काटी जा रही हैं तो आम तौर पर खपच्चियों की चौड़ाई जो है वह 1 इंच से ज़्यादा नहीं ली जाती।
क्योंकि चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती, और यदि चौड़ी खपच्चियाँ उतर भी जाती हैं तो इन्हें चीरकर पतली खपच्ची बना ली जाती है, क्योंकि पतली खपच्ची अधिक लचीली होती है। और जो बांस से यह खपच्चियाँ उतारने का जो काम है, यह बहुत ही उस्तादी का काम है, बहुत ही कलाकारी का काम है। जिस व्यक्ति को इस काम में महारत हासिल है, जो इस काम में निपुण है, वह इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, और इस काम में महारत हासिल करने के लिए बहुत समय भी लगता है। यदि टोकरी बनाई जानी है तो पहले खपच्चियों को चिकना करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस काम के लिए दाव नाम का जो औजार था, जो बांस को काटने के लिए, उसकी खपच्चियाँ छीलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यहाँ इन खपच्चियों को चिकना करने के लिए उसी औजार का प्रयोग किया जाता है। जब तक खपच्ची बिल्कुल चिकनी नहीं हो जाती, बार बार दाव से दबाव डालकर उसको चिकना करने की प्रक्रिया दोहराई जाती रहती है, और खपच्चियों को चिकना करने के बाद उनकी रंगाई की जाती है, और इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियाँ आदि का उपयोग किया जाता है। काला रंग करने के लिए इन खपच्चियों को आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा दिया जाता है। आपने इस पाठ में बांस से बनने वाली तरह तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ा बच्चों। तो बांस की बुनाई भी कुछ वैसे ही है जिसी और चीज़ों की बुनाई होती है। आपने अपने घर में अपनी दादी, नानी, माँ या अन्य महिलाओं को ज़्यादातर, क्योंकि इस तरह के कार्य ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं करते हैं, पुरुष भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को ही करते हुए देखा जाता है। तो जो घर में और बुनाई के कार्य होते हैं, जैसे ऊन सिलाई का कार्य है जो सिलाई से बनाया जाता है, या क्रोशिये की बुनाई का कार्य है, वह भी एक हुनर का काम है। इसी तरीके से बांस की भी बुनाई की जाती है। जैसे पहले बांस की खपच्चियों को आड़ा तिरछा रख दिया जाता है, और फिर उन्हें एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी होती है, और नहीं तो आपने इधर उधर कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा कि निवाड़ से हम पलंग को, खाट को भरते हैं। एक हिस्सा दबा दिया, दूसरे हिस्से के ऊपर से उठाकर, फिर अगला हिस्सा दबा दिया, फिर अगले हिस्से के ऊपर से उठाकर, कुछ इसी प्रकार से बांस की भी बुनाई होती है। या ऐसे भी किया जा सकता है कि एक हिस्से को दबाकर और दूसरे को नीचे छोड़कर, इसकी बजाय दो दो या तीन तीन तानों के ऊपर से और नीचे से भी इसको लिया जा सकता है। अपनी पसंद के अनुसार डिज़ाइन में परिवर्तन किए जा सकते हैं। आपने बांस से बनी हुई टोकरियां देखी होंगी, उनमें से जब जो अंतिम पंक्ति होती है, जहाँ पर टोकरी को बंद करने की तरफ मुड़ रहे होते हैं कलाकार, तो आपने देखा होगा कि टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ दिया जाता है, या फिर जो कटे हुए सिरे होते हैं उनको नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है, ताकि वह बाहर ना निकले और टोकरी खुल ना जाए, और इस तरह से एक बहुत ही सुंदर टोकरी तैयार हो जाती है, और जिसको कारीगर बेचने के काम में लेते हैं या अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं, और हम भी अपने घरों में उन टोकरियों को या बांस की बनी हुई अलग अलग चीज़ों को अलग अलग प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। तो यह था पाठ सांस सांस में बांस। आपको यह पाठ पसंद भी आया होगा, और इस पाठ के माध्यम से आपको बांस से बनने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिली होगी, बांस के नए नए उपयोग आपको जानने को मिले होंगे, और बांस के बारे में और अधिक जानने की भी आपकी उत्सुकता अवश्य बढ़ी होगी। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं
पाठ में आए कुछ नए एवं कुछ अपरिचित शब्दों की। खपच्ची, बांस की तिली। मसलन उदाहरण के तौर पर बहुतायत, अधिक मात्रा में, चलन, रिवाज, खास तौर पर, विशेष रूप से, तरकीब, उपाय, घनघोर, मूसलाधार, हुनर, कौशल, तर्जनी, अंगूठे के साथ वाली उंगली। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत निबंध से का पहला प्रश्न है, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? उत्तर है, बांस जब 3 वर्ष से अधिक आयु का हो जाता है, ऐसे बांस को बूढ़ा बांस कहा जा सकता है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और शीघ्र टूट जाते हैं। इनको आसानी से काम में नहीं लिया जा सकता। इनका उपयोग बहुत कम सामान बनाने में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? उत्तर देखिए, यूं तो बांस से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, परंतु मुझे यह जानकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि बांस से अचार भी बनता है। बहुत से अचारों के विषय में सुना है और खाए भी हैं, जैसे मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, आम, नींबू, करेला आदि। परंतु बांस के अचार के विषय में इसी लेख में पढ़ने को मिला, तो यही मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? उत्तर देखिए, बांस की बुनाई मानव इतिहास में शायद तब से प्रारंभ हुई जब मानव ने भोजन इकट्ठा करना प्रारंभ किया। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। फिर धीरे धीरे यह चीज़ें मानव की आवश्यकता बनती चली गई। चौथा प्रश्न है, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। उत्तर देखिए, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के उत्तर पूर्वी भूभाग के संदर्भ में दी गई है। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत अधिक उगता है। यह राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अब बढ़ते हैं निबंध से आगे के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। आपके सामने कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को देखकर आपने दायरा पहचानना है कि क्या दायरा उस शब्द से संबंधित हो सकता है। पहला शब्द है संगीत, तो संगीत से संबंधित दायरा हो सकता है बांसुरी का। आपको मालूम ही है कि बांसुरी बांस से ही बनती है। अगला शब्द है मच्छर, बांस की पत्तियाँ। बांस की पत्तियों को जलाकर मच्छरों को भगाया जा सकता है। फर्नीचर, फर्नीचर में मेज और कुर्सी आ सकती हैं। प्रकाशन, कागज़, एक नया संदर्भ। इस पाठ को पढ़ने से आपको पता चला होगा कि बांस से अचार, मछली पकड़ने का जाल, औजार आदि भी बनाए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? पहला है चमड़ा। आप जानते हैं कि चमड़े से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे जूते, बेल्ट, पर्स आदि। घास के
तिनके। इससे ज़मीन पर बिछाने वाले आसन, चटाई, टोकरी आदि बनाए जा सकते हैं। पेड़ की छाल, इससे कागज़, दवाइयाँ आदि बनती हैं। गोबर, इससे उपले, खाद आदि बनाई जाती हैं। मिट्टी, मिट्टी से खिलौने, बर्तन, मूर्तियाँ आदि बनाए जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं अनुमान और कल्पना की ओर। इस पाठ में कई हिस्से हैं जहाँ किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है। जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। आपने इस वर्णन को पढ़ा। अब इस वर्णन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपने अनुमान लगाकर देने हैं। यदि आपको अनुमान लगाने में दिक्कत आ रही हो तो आप आपस में अपने साथियों से भी विचार विमर्श कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है, बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आप क्या अनुमान लगाएंगे? यह आपने देखना है। मेरे लगाए हुए अनुमान के अनुसार इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है। शायद ऐसा इसलिए है कि यह जाल बहुत बड़ा नहीं होता, इसमें बड़ी मछलियां नहीं आ सकती, और हो सकता है कि यह जाल इतना मजबूत भी ना हो कि बड़ी मछलियों का भार वहन कर सके। दूसरा प्रश्न है, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? नीचे का हिस्सा नुकीला दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न देखिए, इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? एक तो इसका कारण यह है कि एक तो पानी में वैसे भी तेज गति से नहीं चला जा सकता, दूसरे धीरे धीरे ही चलेंगे तो अधिक मछलियां जाल में फंस पाएंगी। प्रश्न अभ्यास का अगला भाग है शब्दों पर गौर। इसके अंतर्गत कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं। उन वाक्यांशों को आपने वाक्यों में प्रयोग करना है बच्चों। पहला वाक्यांश है हाथों की कलाकारी। अब इस वाक्यांश का वाक्य में प्रयोग देखिए। हाथों की कलाकारी से ही बांस की सुंदर सुंदर वस्तुएं बनती हैं। दूसरा वाक्यांश है घनघोर बारिश। इतनी घनघोर बारिश थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तीसरा वाक्यांश बुनाई का सफर। बांस की बुनाई का सफर बहुत लंबा और पुराना है। चौथा वाक्यांश आड़ा तिरछा। बांस की खपच्चियों को बुनने के लिए आड़ा तिरछा रखा जाता है। अगला वाक्यांश देखिए, डलिया नुमा। इंसान डलिया नुमा चीज का प्रयोग भोजन इकट्ठा करने के लिए करता था। अगला वाक्यांश है कहे मुताबिक। आपके कहे मुताबिक मैंने सब कर दिया है। अब बात करते हैं व्याकरण की। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे तीन तीन शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग भी करो। तो बुनावट शब्द का जो मूल शब्द है वह है बुन, जिसमें आवट प्रत्यय लगने से बुनावट बना है, और इस प्रत्यय से बने हुए और शब्द हैं रुकावट, थकावट, मिलावट। रुकावट का प्रयोग रुकावट के लिए खेद है। थकावट, आज मुझे थकावट महसूस हो रही है। मिलावट, आज तो खाने पीने की प्रत्येक चीज में मिलावट होने लगी है। नुकीला, नोक शब्द में ईला प्रत्यय जुड़ने से नुकीला शब्द बनता है,
और इससे इस प्रत्यय से बने हुए और शब्द हैं बर्फीला, गर्वीला, रसीला। बर्फीला का वाक्य में प्रयोग, बर्फीले तूफान ने सब तहस नहस कर दिया। गर्वीला, वह क्षण मेरे लिए बहुत ही गर्वीला था। रसीला, खरबूजा बड़ा ही रसीला था। अगला शब्द है दबाव, जो दाब शब्द में आव प्रत्यय लगने से बना है और आव प्रत्यय से बने हुए और शब्द हैं खिंचाव, रिसाव, पथराव। खिंचाव का वाक्य में प्रयोग देखिए, अधिक अभ्यास करने के कारण पैर में खिंचाव हो गया। रिसाव, अचानक पानी का रिसाव होने लगा। पथराव, लोगों ने अपराधी पर पथराव करना शुरू कर दिया। अगला शब्द है घिसाई, जो घिस शब्द में आई प्रत्यय लगने से बना है और आई प्रत्यय से बने हुए अन्य शब्द हैं पिसाई, चढ़ाई, कमाई। पिसाई का वाक्य में प्रयोग देखिए, गेहूं की पिसाई कर दो। चढ़ाई, पहाड़ की चढ़ाई करते करते मेरी सांस फूल गई। कमाई, आजकल एक की कमाई से घर कहाँ चलता है। व्याकरण के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात जिन शब्दों को रेखांकित किया है उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए जो वाक्य दिए जा रहे हैं उनको अलग ढंग से लिखना है। पहला वाक्य है, वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। तो आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में चलन शब्द को रेखांकित किया गया है और इस शब्द को दूसरे प्रकार से लिखते हुए हम ऐसे इस वाक्य को लिखेंगे, वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का रिवाज भी खूब है। चलन के लिए हम रिवाज या परंपरा शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा वाक्य है, हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ों का ही जिक्र कर पाए हैं। जिक्र रेखांकित शब्द है और इसको दूसरी तरह से प्रयोग करते हुए ही इस वाक्य को ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ों के बारे में ही बता पाए हैं। तीसरा है, मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। इस वाक्य में मसलन और हर एक शब्द को रेखांकित किया गया है, तो इन दोनों शब्दों का अलग प्रकार से प्रयोग करते हुए हम इस वाक्य को ऐसे लिखेंगे, उदाहरण के तौर पर आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को प्रत्येक गठान से काटा जाता है। चौथा वाक्य देखिए, खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। यहाँ हम तरह तरह रेखांकित शब्द को इस प्रकार प्रयोग में लाएंगे, खपच्चियों से विभिन्न प्रकार की टोपियां भी बनाई जाती हैं। व्याकरण के ही अंतर्गत तीसरा प्रश्न है बच्चों, तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताओ। तो तर्जनी जो उंगली होती है बच्चों, अंगूठे के साथ वाली जो पहली उंगली होती है उसको तर्जनी कहते हैं और बाकी उंगलियों के नाम इस प्रकार हैं जो हम अंगूठे से शुरू करते हुए लिखेंगे। अंगूठे को अंगुष्ठ भी कहते हैं, तो अंगुष्ठा, अंगूठे के साथ वाली उंगली को तर्जनी, उसके साथ वाली मध्यमा, उससे अगली उंगली अनामिका और जो हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है उसको कनिष्ठा कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। इसी के साथ पाठ सांस सांस में बांस का अभ्यास समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। अगले किसी और
अध्याय के साथ शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।